बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आपने ये मुहावरा तो अक्सर सुना होगा, चोर मचाए शोर। इसकी एक ज़िंदा और जावेद मिसाल जो इस वक्त मेरे सामने है वो है भारत की। भारत कश्मीर के ऊपर गैर कानूनी तौर से नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं जो कि आलमी सतह पे उसको एक मुतनाज़ा इलाका समझती हैं, और फिर जो रिसर्च और तहकीक के बाद चीज़ सामने आई कि जिस एक ख़त का वो सहारा लेते हैं कि एक सेशन लेटर एक दिया था डोगरा महाराजा हरि सिंह ने, वो भी जाली था। और महाराजा हरि सिंह का बेटा वो पार्लियामेंट में ये बयान दे चुका है कि मेरे वालिद ने ये काम कभी नहीं किया था, यानी वो एक सेशन वाला लेटर नहीं दिया था उन्होंने। तो झूठ, फ्रेब, इसको आप सारे काम को नकब ज़नी कहेंगे कि आपने बावजूद इसके कि सारे आपके कवानीन मौजूद हैं, आलमी कवानीन मौजूद हैं, और फिर इनके अपने लीडर्स के बयानात मौजूद हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात मौजूद हैं जहां वो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि ये मसले का हल सिर्फ एक है, और वो है कि कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक। और इतनी बड़ी नकबज़नी करने के बाद अब एक बयान सामने आया जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है वो आज़ाद कश्मीर से है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हमारे साथ इल्हाक़ करके बैठा हुआ है। वहाँ के लोग पाकिस्तान के वफ़ादार लोग हैं। वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं है, वहाँ कोई किसी के ऊपर जबर नहीं है, किसी की सज़ा नहीं है। वो अपने मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ हुए इलेक्शन, और इलेक्शन में नून लीग के एक दो लीडर्स नाहंजार, जिनको कोता नजरी ने मारा हुआ है, उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद रोना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन जो है वो उसमें रिगिंग हुई। रिगिंग का सबूत कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रिगिंग हुई। तो भारत ने ये बात भी पकड़ी और बयान दिया कि जनाब ये आई वॉश है, पाकिस्तान ने ये हमारे इलाके में एक इलेक्शन करके तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है। फिर ये शाम इलेक्शन रिगिंग के ख़ुद वो लोग बता रहे हैं रिगिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कौन से भाई लोग बता रहे हैं? सो जो ख़ुद चोरी करके गैर कानूनी तौर पे इलाके पे काबज़ हो, बजाय उसको वापस करने के, वो जिसने अभी कब्ज़ा नहीं रखा और वो लोग आज़ादी से अपने क़िता ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में आप कहें कि वो हमारे हवाले कर दें। और फिर वो भी इन हालात में जबकि 2 दिन पहले यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस ने 16 पार्लियामेंटेरियंस ने यूरोपियन यूनियन के कमीशन के सदर को और नायब सदर को चिट्ठी लिखी। यानी उस चिट्ठी से कुछ नहीं तो कम से कम ये सबक एक नज़र आता है कि भारत को शर्म करनी चाहिए कि दुनिया आपके कब्ज़े को जायज़ तस्लीम नहीं कर रही। दूसरी तरफ ये कि अगर आपका कब्ज़ा जायज़ होता, कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होता, तो वहाँ फिर आपको रियासती दहशतगर्दी न करनी पड़ती। अब यूरोपियन यूनियन का जो ख़त है वो जो सदर को उन्होंने अपने कमीशन के सदर को लिखा है, वो ये कहता है कि हम यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो फंडामेंटल राइट्स की और ह्यूमन राइट्स की एक चैम्पियन है। हम इंसानों की आज़ादी पे यकीन रखते हैं, और इन हालात में हम चाहते हैं कि उन मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाएं जो कि भारत के मकबूजा कश्मीर में हैं, और उन जम्मू कश्मीर के उन मज़लूम लोगों की दाद रसी की जाए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसमें लिखा, उन्होंने कहा कि सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे, आवाम बाहर नहीं निकल सकते, मरीज़ बीमार है। आजकल कोरोना का किस्सा था, दुनिया डॉक्टरों के पीछे मारे फिरती, लेकिन वहाँ तो कर्फ्यू नहीं जान छोड़ता।
वहाँ तो आप किसी को, मरीज़ को नहीं ले जा सकते। स्कूलों का हाल बंद, स्कूल बुरे हाल में, मरीज़ों का अपना हशर हुआ पड़ा है। बमुश्किल आपने एक दिन के लिए कर्फ्यू उठाया और वो जुमा की नमाज़ लोगों ने अदा की, फिर कर्फ्यू लगा दिया जुमा की नमाज के बाद, क्योंकि लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया इकट्ठे होकर। लोग तो कश्मीरी तो भारत पे थूकते हैं, वो भारत का हिस्सा रहना ही नहीं चाहते। जब वो हिस्सा नहीं रहना चाहते तो फिर आप चोर मचाए शोर वाली कहानी करके क्यों अपना मुंह काला करते हैं? सो कश्मीरी जुमे की नमाज के बाद फिर बाहर निकले और इन्होंने मसाजिद से निकल के तो ज़बरदस्त एहतजाज किया, लिहाजा हुकूमत को, भारतीय हुकूमत को फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब ये यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये कहते हैं कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तावन, एक पार्टनरशिप के तौर पे काम करके इस मसले को हल किया जाएगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हमें कश्मीरियों को सुनना चाहिए, वो क्या कहते हैं। अगर कश्मीरी तंग हैं भारत से, तो भारत को पहली बात तो ये है कि ये सारा कुछ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो रियासती दहशतगर्दी है, इसको बंद करना होगा। और फिर उसके बाद उनकी राय जो है वो सामने आनी चाहिए। अगर वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ज़बरदस्ती किसी को यूं नहीं लटकाया जा सकता। वो लोग जो कश्मीर के लोग हैं, उनकी अपनी एक, उनकी आप कह लीजिए कि एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उन्होंने फ़ैसला करना है, उनकी अपनी एक राय है, सोच है उनकी, जो कि उनका एक पैदाइशी हक है, वो कोई छीन नहीं सकता। चुनाचे उन्होंने अपने ख़त के ज़रिए ये कहा कि ये जो हमारा कंसर्न है ये फ़ौरन कन्वे किया जाए और उनको फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिलवाए जाएं वहाँ पे। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, जो वहाँ पे हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, उनका बहुत जल्द नोटिस लिया जाना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए भारत और कश्मीर को इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। मसला अगर ज़मीन का हो, कुछ हो, तो वो तो वक्त लगे तो लगता रहे, लेकिन ये ज़मीन का मसला नहीं है, ये इंसानों की अपनी आज़ादी राय का मसला है, उनकी अपनी सोच, उनकी चॉइस का मसला है। आप इसको लटका नहीं सकते, लिहाजा ये आपको करना होगा कि उनको हक़ राय खुद इख्तियारी दें। अब यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया। चोर को आखिर आपने उसका चेहरा दिखाना था। उन्होंने कहा कि ये ख़त देखो, ये ज़ाहिर करता है कि आलमी क़ुव्वतें, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है आपके बारे में। शर्म का मुकाम है कि वो बता रहे हैं कि आपने बेपनाह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ पे की हुई हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे पैदा की हुई है। गैर कानूनी कब्ज़ा है जिसमें कश्मीरियों की राय लेने की कोई कोशिश नहीं की गई। अब फॉरेन ऑफिस ये समझता है और ये वाज़ेह है कि भारत ने बेपनाह कोशिशें की हैं कि किसी तरह दुनिया को ये साबित करे कि कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, जो कुछ भी मामला चल रहे हैं वो बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सब जाली नैरेटिव्स। असम्बली वहाँ नहीं है, जमहूरियत वहाँ नहीं है, एक वो गुपकारों का टोला जो है वो आपके हाथ आया हुआ है, गुपकार टोला, और वो भी आज आपसे राज़ी नहीं है। हालांकि वो गद्दार हैं, लेकिन वो भी आपसे राज़ी नहीं है। तो भारत ने जो इस वक्त कश्मीर का हाल किया हुआ है, अगर हम इसको सामने रखें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में शायद ही कोई, फ़लस्तीन के अलावा शायद ही कोई और ख़ित्ता हो जहाँ इंसानों के साथ इस तरह का दरिंदगी का सलूक किया जाता हो। और फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत बहुत लंबे वक्त तक अक़वाम आलम की ये राय भुला नहीं सकेगा, इसको दरअंदाज, इसको एक तरफ दरखोर तना नहीं कर सकेगा। ये बाहर सूरत इस पे अमल करना होगा, क्योंकि ये राय फैलेगी, बढ़ेगी। इंसानियत का मसला है, कोई मैंने जैसे कहा ज़मीनी मसला नहीं है।
और भारत को फिर ऐसे इक़दाम लेने पड़ेंगे जिनके ज़रिए सिक्योरिटी काउंसिल की वो रेजोल्यूशंस उन पे अमल दरामद हो जो कि आज सर्दखाने में पड़ी हुई हैं लेकिन ज़िंदा है, मौजूद हैं। ये वो कहानी और ये वो दास्तान है, लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि आज़ादी जो भी कौम एक दफ़ा तहैया कर लेती है आज़ादी हासिल करने का जुल्म और ज़्यादती से, वो तहैया एक दीवार पे लिखी हुई तहरीर और पत्थर में गड़ा हुआ एक झंडा है। 3-4 जनरेशन्स गुजर चुकी हैं 1947 के बाद और आज दिन तक आज़ादी का नारा, आज़ादी की ख्वाहिश, आज़ादी की डिमांड वो दब नहीं सकी। और ये जो जाली सा कागज़ पढ़ के हमें भारतीय फ़ॉरेन ऑफिस बताता है कि पाकिस्तान इल्लीगल कब्ज़ा ख़त्म करे और पाकिस्तान ये भारत का इलाका हवाले करे, शर्म आनी चाहिए ऐसी फजूल बातें करते हुए। दुनिया आपके मुंह पे तमाचा मारती है इस बात का कि काबिज़ आप हैं, गलत काम आप कर रहे हैं, लोगों के हकूक़ आप सल्ब करके बैठे हुए हैं, जुल्म व बर्बरियत आप कर रहे हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त वहाँ महफूज नहीं है, बच्चों के स्कूल आपने बर्बाद किए हुए हैं, मीडिया वहाँ पे आपने गुलाम किया हुआ है। किसी कश्मीर के किसी जर्नलिस्ट को कोई इजाज़त नहीं, वो जेल में चला जाएगा अगर वो अपनी आज़ादाना राय लिख दे। आपने कई जर्नलिस्ट को उठा के जेलों में डाला। क्या आज़ादी की तहरीक दब गई? ये नहीं होगा। आज़ादी एक ऐसी रोशनी है जो किसी वक्त के लिए ढांप तो सकते हैं आप, लेकिन वो अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है। जिस दिन इस रोशनी को कोई कोना खुदरा मिल गया, कोई जगह मिल गई बाहर निकलने की, ये निकलेगी और फिर फैलेगी और फिर पूरे इस खित्ते को रोशन करेगी। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।